आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मुद्दे पर, चुनाव आयोग बनाम सुप्रीम कोर्ट। हमारे वोट के नियम आखिर तय करता कौन है? ये सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर हम सबके वोट डालने के अधिकार पर पड़ता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मामला हर वोटर के लिए जानना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या इलेक्शन कमीशन यानी कि हमारा चुनाव आयोग वोटर वेरिफिकेशन के लिए अपने मनमाने नियम बना सकता है? मतलब जो कानून पहले से बने हुए हैं, क्या उन्हें साइड में रखकर अपनी मर्जी से कोई नई प्रक्रिया लागू की जा सकती है? यही वो सवाल था जो इस पूरे केस की जड़ बना। अच्छा, तो ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ? कहाँ से आई ये बात? इसकी शुरुआत हुई एक खास प्रोसेस से, जिसे कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। देखिए, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इलेक्शन कमीशन पूरी की पूरी वोटर लिस्ट को, आप समझ लीजिए, दोबारा से चेक करता है। किसका नाम जोड़ना है, किसका हटाना है, या किसी के नाम में कोई गलती है तो उसे ठीक करना है। मोटा मोटी इसका मकसद वोटर लिस्ट को बिल्कुल साफ सुथरा और अपडेटेड रखना है। लेकिन इसी प्रोसेस के दौरान ECI ने कुछ ऐसे बदलाव कर दिए जिस पर बवाल खड़ा हो गया। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। फॉर्म 6 भरना होता है और उसके साथ कुछ तय डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। सिंपल। लेकिन जब ये SIR चल रहा था तो इलेक्शन कमीशन ने अपने अलग ही नियम बना दिए। उन्होंने स्टैंडर्ड लिस्ट को किनारे करके अलग डॉक्यूमेंट्स मांगने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि जो डॉक्यूमेंट्स कानूनन आमतौर पर वैलिड माने जाते हैं, उन्हें भी रिजेक्ट कर दिया गया। इससे हुआ क्या? वोटर्स के लिए पूरा प्रोसेस इतना कंफ्यूजिंग और मुश्किल हो गया। और बस यही थी पूरी शिकायत की जड़। अब जब मामला कोर्ट पहुंचा तो इलेक्शन कमीशन ने अपने बचाव में क्या कहा? उनका तर्क क्या था? चलिए देखते। इलेक्शन कमीशन का पूरा आर्ग्यूमेंट, पूरा केस एक छोटी सी लाइन पर टिका हुआ था, और वो लाइन थी, जैसा वह उचित समझे। ये लाइन आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 21(3) से। ECI का कहना था कि ये लाइन उन्हें ऐसी स्पेशल सिचुएशंस में अपने हिसाब से नियम बनाने की, आप कह सकते हैं, आज़ादी देती है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, सेक्शन 21(3) हमें एक इंडिपेंडेंट पावर देता है जो बाकी नियमों से अलग है, एक तरह का लीगल ट्रम्प कार्ड। और क्योंकि इस सेक्शन में प्रिस्क्राइब्ड या निर्धारित जैसा शब्द नहीं है, इसका मतलब हमें फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ, उन्होंने ये भी माना कि इस पावर का इस्तेमाल बिल्कुल फेयर, रीजनेबल और ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, जैसा कि आर्टिकल 14 कहता है। लेकिन पावर तो है, ये था उनका पॉइंट। और फिर सुप्रीम कोर्ट की बारी आई। यहां से केस ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। कोर्ट ने ECI की दलीलें सुनी और उसके बाद जो सवालों की बौछार की, उसने सारी तस्वीर साफ कर दी। कोर्ट का पहला सवाल बिल्कुल टू द पॉइंट था। उन्होंने पूछा, आप उन डॉक्यूमेंट्स के अलावा और डॉक्यूमेंट्स कैसे मांग सकते हैं जो रूल्स में पहले से लिखे हुए हैं? सीधा सवाल। फिर अगला सवाल आया, और क्या आप उन वैलिड डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर सकते हैं जिन्हें कानून खुद मान्यता देता है? मतलब जो कागज लीगल है, उसे आप कैसे ना कह सकते हो? ये तो सीधे सीधे वोटर के अधिकार की बात आ गई। और आखिर में वो सवाल जिसने ECI के तर्क की नींव हिला दी, क्या आप पूरा का पूरा प्रोसीजर ही बदल सकते हैं, वो भी बिना नियम में कोई फॉर्मल बदलाव किए? सोचिए, ये तो रूल ऑफ लॉ के बिल्कुल खिलाफ है। इन सवालों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, बिल्कुल साफ शब्दों में। उन्होंने कहा, कोई भी पावर पूरी तरह से अनरेगुलेटेड नहीं हो सकती। एज इट मे थिंक फिट, या जैसा वो उचित समझे। इस फ्रेज का मतलब मनमानापन बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि आपको फेयरनेस और रीजन के दायरे में रहकर काम करना होगा। तो इस पूरे केस का, इस फैसले का हमारे लिए क्या मतलब है? ये क्यों इतना जरूरी है? चलिए इसकी अहमियत को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल गार्ड रेल्स यानी सीमाएं तय कर दी। पहला, फेयरनेस एंड नॉन आर्बिट्रेरीनेस, आर्टिकल 14, मतलब कोई भी काम मनमाने ढंग से नहीं हो सकता। दूसरा, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट, आपका कोई भी नियम वोटर की पार्टिसिपेशन को आसान बनाए, मुश्किल नहीं। इस फैसले का असर सिर्फ इस एक केस तक सीमित नहीं है, इसने एक मिसाल कायम की है। पहली बात, ये हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के कोर को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, ये कानून में लिखी ऐसी आम भाषा का गलत इस्तेमाल होने से रोकता है। तीसरी बात, ये फिर से साबित करता है कि सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जवाबदेह हैं, अकाउंटेबल हैं।
और आखिर में ये जुडिशियल रिव्यू की पावर को और मजबूत बनाता है। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे कि इलेक्शन कमीशन उन लोगों के प्रति हमेशा जवाबदेह बनी रहें जिनकी वो सेवा करते हैं। इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। तो ये था पूरा मामला। ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं।